नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम क्लास 11 की एनसीईआरटी की पॉलिटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे व आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे व इस सेशन से आप जुड़े होंगे और जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो जो मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे व एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कल के चैप्टर में हमने पढ़ा कि नागरिकता के बारे में हमने पढ़ा चैप्टर 6 में, और आज का चैप्टर है राष्ट्रवाद। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रवाद। तो आपने अगर पिछले लेक्चर को देखा है, क्लासेस जो हमने यूट्यूब में अपलोड की उनको देखा है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो उसके माध्यम से आप एक से लेके 6 चैप्टर तक आप उसको पढ़ें, फिर 7वें चैप्टर से इसको शुरू करें। और जिन्होंने देखा है तो चलिए आज की क्लास को हम उससे आगे लिए चलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने इसमें देख पाएंगे कि इस अध्याय में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों की जानकारी हासिल करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे लिए यहाँ यह समझने का अधिक महत्व नहीं है कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ और इससे जुड़े कार्य क्या हैं, बल्कि हमारे लिए राष्ट्रवाद के बारे में सावधानी पूर्वक सोचना, इसके साथ इसमें निहित अधिकारों और आकांक्षाओं की परख करना महत्वपूर्ण होगा। इस अध्याय के अध्ययन मनन से हम क्या जानेंगे? राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणाएं क्या है ना? राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रवाद शक्ति की सीमाओं को क्या है स्वीकार करेंगे, है ना? लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद के बीच संबंधित सुनिश्चित जो संबंध होते हैं उनको स्वीकार करने में हम समर्थ होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हम यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो जैसे सामान्यतः यदि जनता की राय ले तो इस विषय में क्या हो सकता है? राष्ट्रीय ध्वज, है ना, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान जैसी बातें जो होंगी वही जनता की राय में राष्ट्रवाद है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का एक विचित्र प्रतीक है। जैसे अब देखेंगे कि राष्ट्रवाद पिछली 2 शताब्दियों के दौरान ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभर कर सामने आया कि जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसके अत्याचारी शासन से आज़ादी दिलाने में सहायता की है। तो इसके साथ ही इसकी यह विरोध और कटुता की जो हुआ है ये युद्धों की वजह से भी रहा है। मतलब राष्ट्रवाद के जैसे व्यापक पैमाने में हो सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में आया है, लेकिन दूसरे शब्दों में जो इसका विरोध हुआ है वो राष्ट्रवादी युद्धों के कारण और उसकी कटुता के कारण ये राष्ट्रवाद भी चर्चा में रहा। राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भागीदार रहा है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जैसे आप देखेंगे कि यूरोप में ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल रूप में राष्ट्रवाद ही था, है ना। इसी के साथ राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी में यूरोप में छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण में बृहत राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया। क्योंकि पहले क्या था कि छोटी छोटी रियासतें थी तो उनमें राष्ट्रवाद की भावना इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो जब एकत्रित होती गई उन पे जुड़ा हुआ तो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, राष्ट्रवाद के जो मार्ग था वो बृहद रूप में हुआ है। अब देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो मन में देश या राष्ट्र के प्रति भक्ति और निष्ठा के प्रति उफान लाती है ना। राष्ट्र किसी एक सीमा तक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने नागरिकों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं, कल्पनाओं की सहायता के एक सूत्र में जुड़ा होता है। मतलब राष्ट्र जो होता है, राष्ट्रवाद जो होता है एक सीमा तक ही होता है। उस सीमा तक के अंदर रहने वाले समुदाय के बीच जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके एक सूत्र से वो जुड़ा होता है। अब देखेंगे राष्ट्रवाद जहां एक विकास की ओर एकीकरण का कार्य कर रहा है वहीं उनके कारण महान साम्राज्यों के भिक्षण के भी झेलना पड़ा है ना। राष्ट्रवाद के कारण 19वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बड़े राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई। आज के जर्मन और इटली जो देश देख रहे हैं, जर्मनी और इटली, इसका यही एक परिणाम है कि जो पहले छोटी छोटी रियासतें थी उनका एकीकरण किया गया। उनके आधार पर आज आप जर्मनी और इटली जैसे देश देख सकते हैं। 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका की ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन का मुख्य कारण राष्ट्रवाद ही था। जैसे पहले क्या था कि राष्ट्रवाद का उतना सम्मोहक नहीं था। जैसे भारत में देख लें तो अनेक 565 करीब रियासतें थी, है ना। उन रियासतों में एकीकरण की भावना नहीं थी, सबका अपना अपना अलग राष्ट्रवाद था। छोटी छोटी रियासतें भी अपने लिए अलग पूरा देश का नज़ारा देखती थी, जिस कारण से क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने हम पे इन्वेजन कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों ने हमारे एक राष्ट्र का निर्माण किया, है ना, उनको एकत्रित किया,
या सब में जब एक साथ रहने की भावना आई, तो इस तरह उन्होंने इसके साम्राज्य के विघटन में एक जो फ्रांसीसी या फिर डच और पुर्तगाली साम्राज्य थे, उनको विघटन का मुख्य कारक राष्ट्रवाद के कारण ही हुआ है। वर्तमान समय में जैसे हम देखेंगे कि अनेक राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहे हैं जो मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के खतरों की घंटी बजा रहे हैं। कनाडा में कैसे आप देख सकते हैं कि कनाडा में क्यूबेक वासियों, उत्तरी स्पेन में बास्क वासियों, तुर्की और इराक के कुर्दों और श्रीलंका के तमिलों इत्यादि द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। ये सब एक उदाहरण है राष्ट्रवाद में, जो राष्ट्रवाद के जैसे एक व्यापक शब्द होता है जो अच्छे तरीकों में भी लिया जा सकता है, लेकिन एक राष्ट्रवाद इन तरीकों में भी आप समझ सकते हैं। आमतौर पर राष्ट्र को साझी भाषा, कुल, धर्म या साझी जातीयता जैसी पहचान पर आधारित मानते हैं, लेकिन ऐसी साझी पहचान सभी राष्ट्रों में समान रूप से नहीं पाई जाती। जैसे कनाडा और भारत में एक सामान्य भाषा नहीं है, भारत में साझा धर्म, नस्ल, कुल जैसी पहचान भी मौजूद नहीं है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे उत्तर में अलग भाषाएं बोली जाती है, दक्षिण में अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम एकता के साथ रह रहे हैं। पर देखा जाए तो राष्ट्र जो है वो एक साझी कुल या धर्म, भाषा जैसी जातीयताओं पर भी आधारित नहीं रह सकता। हमारे जैसे विभिन्न भाषाओं के रहने वाले लोग भी एक साझे राष्ट्रवाद को जन्म देते हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद की जो व्यापक परिभाषा है वो क्या है ना। तो राष्ट्र क्या है कि राष्ट्र बारे में देनी है कि राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष के तौर पर कभी नहीं जान पाते, ना ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती। फिर भी राष्ट्र का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब देखेंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्र काफी हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने एक धागे में गठित होता है, कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है ना, जिन्हें लोग उन्हें पूर्ण समुदाय के रूप में बनाते हैं और जिससे वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं। मतलब राष्ट्रवाद से ही राष्ट्र से ही राष्ट्रवाद का उदय होता है। जो राष्ट्रवाद की विभिन्न परिभाषा है उनको अगर आप जोड़ के देखें तो वो उसके द्वारा आप राष्ट्रवाद की परिभाषा बना सकते हैं। जैसे राष्ट्र के बारे में कुछ मान्यताएं हम देखेंगे यहाँ। तो राष्ट्र की बात करने में जैसे हम देखेंगे, पहला साझे विश्व। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं, है ना, तभी साझे विश्व का होता है और विश्वास का। और दूसरा देखेंगे इतिहास। इतिहास क्या है, जैसे व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर अधिकतर स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। देश की अस्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे किंवदंतियों, स्मृतियों, ऐतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बारे में बोध करना जानते हैं। तो ये राष्ट्र के बारे में इतिहास की मान्यता हो गई। अब राष्ट्र के बारे में जैसे भू क्षेत्र में किस हिसाब से, किसी भी भू क्षेत्र काफी हद तक साथ साथ रहना सामूहिक पहचान का अनुभव कराते हैं। जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई इसे पवित्र भूमि करता है। ये राष्ट्र के बारे में मान्यता है ना। अब साझे राजनीतिक विश्वास की मान्यता हो गई और साझी राजनीतिक पहचान हो गई। साझे राजनीतिक विश्वास से तात्पर्य ऐसा है कि जब राष्ट्र के सदस्यों में एक विषय पर साझा दृष्टि होती है तो वह कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें किस धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। तो यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को स्पष्ट करता है। जब आप किसी एक राज्य में, एक राष्ट्र में आप साझी जो विचारधारा रखते हैं, एक राजनीतिक के रूप में विश्वास रखते हैं, उनके तथ्यों के अतिरिक्त वे धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, उदारवाद जैसे मूल्य और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, तब यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को भी स्पष्ट करता है। साझी राजनीतिक पहचान, इसका तात्पर्य व्यक्तियों को एक ऐसे राष्ट्र में बांधने की आवश्यकता है। हमारे मतलब व्यक्ति को एक राष्ट्र में बांधना भी आवश्यक होता है। जैसे ऐसे हमारे विचार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराएं साझे हो जाते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में किसी एक खास नस्ल, धर्म, भाषा या संबंध से किसी एक जगह के मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। मतलब जब किसी एक राष्ट्र में इंसान को जब आप बांध के रखेंगे तो इससे हमारे विचार में धार्मिक विश्वास भी आता है और सामाजिक परंपराएं भी साझे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि लोकतंत्र में खास नस्ल, धर्म, भाषा से भी मूल्य के समूह के प्रति जो होता है निष्ठा आवश्यक हो जाती है। अब एक राष्ट्र क्या होता है कि राष्ट्र एक टीम की तरह होता है ना। उसका अस्तित्व तभी तक कायम रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। मतलब जब तक विश्वास है तभी तक आप एक राष्ट्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। जब आपको अविश्वास पैदा हो जाए तो वह जो समूह है वो राष्ट्र की भावना में जब नहीं रह पाता है तो वो उससे विद्रोह हो जाता है और एक राष्ट्र का पतन हो जाता है। संक्षेप में जैसे देखें कि राष्ट्र निर्माण के लिए अपना भू क्षेत्र, ऐतिहासिक समानता, भावनात्मक एकता के साथ साथ साझे राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान की आकांक्षा महत्वपूर्ण होती है। अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत
वह भी चाहत ही वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। तो 20वीं शताब्दी में यह सिद्धांत काफी प्रचलित हुआ कि इसके अंतर्गत कोई राष्ट्र आत्मनिर्णय के दावे के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग कर सकते हैं, उसके पृथक राजनीतिक इकाई राज्य के दर्जे को मान्यता को स्वीकारता दी जाए। एक संस्कृति एक राज्य, है ना। पहले विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि से राज्यों की पुनर्व्यवस्था में इस विचार को अपनाने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत एक संस्कृति के लोगों को एक राज्य का दर्जा देने का विचार स्वीकारा जाता था। मतलब जहां जिनका कल्चर सेम है, भाषा सेम है, एक जैसे लोग रहते हैं, तो उनको एक राज्य का दर्जा दिया जाए। यह कब विचार आया था? जब पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साय की संधि हुई थी। अब राष्ट्रवाद और बहुलवाद की विचारधारा कब आई? राष्ट्रवाद और बहुलवाद, इसका तात्पर्य ऐसा है कि इसके अंदर एक ही देश में विभिन्न संस्कृतियों, है ना, समुदायों एक साथ फलते फूलते हैं और किसी देश में मौजूदा प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान करने की अव्यावहारिकता को देखते हुए सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को अपनाया जाता है। सामाजिक समूह में राष्ट्र अपना स्वयं से निर्णय करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय के अधिकार को बनाए रखना चाहते हैं, है ना। इस अधिकार से तहत राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय समुदाय में मांग करता है कि भिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता एवं स्वीकृति दी जाए। 19वीं सदी में यूरोप में एक सांस्कृतिक, जैसे 19वीं सदी में जब यूरोप में एक संस्कृत जब संस्कृत उत्पन्न हुई, उसमें क्या मान्यता है कि राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप वर्साय की संधि के बाद विभिन्न छोटे और नए स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ। इसके कारण राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुए और उनके शिकार भी हुए। मतलब ऐसा हुआ कि जब एक संस्कृति एक राज्य का जब इनके विचार लेके आए, तो इसके कारण क्या हुआ कि ये मान्यता राज्य के रूप में मान्यता जब जोर पकड़ी, तो वर्साय की संधि के बाद विभिन्न छोटे नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। कहने का मतलब कि जब एक संस्कृति और एक राज्य का हुआ, तो इसके साथ ही एक ही देश में भिन्न भिन्न राज्यों का उदय हुआ, जिसके कारण उनकी सीमाओं में परिवर्तन हुए और बहुत नुकसान हुआ। इसलिए क्या होगा कि यह सुनिश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया कि नवनिर्मित राज्यों में मात्र एक ही जात के लोग रहें, क्योंकि वही एक से ज्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। आश्चर्य की बात है, उन राष्ट्र राज्यों ने जिन्होंने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की थी, किंतु अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं। मतलब वही देश जो दूसरों को स्वतंत्रता देने का वादा करते, वही अब अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मांग को अस्वीकार कर रहे हैं। अब हम देखेंगे आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटे, है ना। जो आत्मनिर्णय के आंदोलन होते हैं उनको कैसे निपटाया जाए या फिर कैसे उनसे वो किया जाए। तो समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं, बल्कि वर्तमान राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। मतलब आप नए नए राज्य बनाते जाएंगे, उससे लोगों का कोई भला नहीं होगा, न वृद्धि हो पाएगी न विकास हो पाएगा। बल्कि उन राज्यों को जब आप लोकतांत्रिक बनाएंगे, लोगों को उनमें समतामूलक व्यवहार सिखाएंगे, उससे उन राज्यों में समाधान होगा, उन राज्यों का कल्याण होगा। समाधान है कि भिन्न भिन्न संस्कृति और नस्ली पहचानों के लोग देश में समान नागरिक तथा मित्रों की तरह सह अस्तित्व पूर्वक रह सके, है ना। जब किसी राज्य को आप एकदम वृद्धि और विकास, उसके डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें जो भिन्न भिन्न संस्कृति और नस्ली पहचान के लोग रहते हैं, उनमें समानता की भावना लाएं, समान नागरिकता लेके आए और मित्रों की तरह सह अस्तित्व की भावना जब रहेगी, तो उसके कारण वहां नए राज्यों का जो आपके जो राज्य हैं वो लोकतांत्रिक रह पाएंगे और समतामूलक रह पाएंगे। अब देखेंगे हम राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद। राष्ट्रवाद क्या है और बहुलवाद क्या है? तो एक संस्कृत एक राज्य के विचार को त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा सुरक्षित करने के तरीकों की शुरुआत है ना। भारतीय संविधान में भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की शुरुआत के लिए एक व्यापक प्रावधान दिया गया है ना। जैसे हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हो गए, है ना, उनको त्यागने के बजाय क्या किया जाए, उनको साथ में रखा जाए, है ना, उनको स्वीकार किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए। जैसे कि हमारे संविधान में दिया गया है, भाषाई जो धार्मिक संस्कृति वाले अल्पसंख्यक हैं उनके लिए सुरक्षा का जो व्यापक प्रावधान दिया गया, वो उनके कारण ही आप एक राष्ट्रवाद के विचार को पैदा कर सकते हैं। यदि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़े हैं, ऐसा हो सकता है
यह कोई बड़ी बात नहीं है। वर्तमान समय में आप देश के अंदर भी देख सकते हैं, है ना, भिन्न भिन्न राज्य समूह में रहने वाले लोग अपने लिए अलग क्षेत्र की मांग करते हैं। तो यह विरोधाभास इस तथ्य पर होगा कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हो, वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं विभिन्न वर्गों और समुदायों के उद्वेलित कर रही हो, है ना। इसके समाधान के लिए संबंधित देशों को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा, और साथ ही साथ असहिष्णु और जातीय स्वरूपों की कठोरता से पेश आना होगा। इसी के तहत आप कार्य कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये चैप्टर 7 कंप्लीट होता है, राष्ट्रवाद, जिसको हमने कंप्लीट किया है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इस क्लास कैसी लगी, उसको आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एनसीईआरटी किसी एक विषय में, मतलब किसी एक सोच के लेकर नहीं हो सकता। इसमें व्यापक सोच होती है, इसको किसी एक खास वर्ग के लिए एनसीईआरटी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी एज वर्ग के ग्रुप के हो, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रहें। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।